यहाँ देखेंगे तो कल हम देख रहे थे वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर की बात कर रहे थे। और वहाँ हमने पढ़ा था कि कैसे शिक्षा उस समय गुरुकुल में 12 साल तक रहना पड़ता था स्टूडेंट्स को, और वहाँ वो गुरु के साथ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। गुरु शिष्य परंपरा की एक झलक एक स्टोरी में हमने पढ़ा था, आरुणि का स्टोरी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है, तो ये तो हमने आरुणि का पढ़ लिया था कि आगे चल के वो वेदों का एक बड़ा ज्ञाता बना और उद्दालक ऋषि के नाम से मशहूर हुआ। अब यहाँ नीचे जो है ये आपका एक मैप दिया गया है। ये मैप बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बड़ा जूम करके देखेंगे तो इसमें आपको जो है कई सारे जो सेटलमेंट्स थे उस समय के प्राचीन भारत के, या आर्कियोलॉजिकल साइट्स जहाँ खुदाई करके या और तरह से हमें पुराने जो है कई सारे हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है। ये उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स का मैप बना हुआ है, अलग अलग सिंबल है, वो अलग अलग पीरियड को लेके बता रहा है कि किस पीरियड का कौन सा साइट है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिला है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे, मैप को अच्छे से देखेंगे, इनसे क्वेश्चन आता है पीटी में। ठीक है ना, एक एक साइट के बारे में हम लोग समझेंगे आगे कि वहाँ क्या है क्या है। कुछ कईयों के नाम हम पढ़ चुके हैं। तो इसी में है एक साइट जो है यहाँ दिया हुआ है इनाम गांव। इनाम गांव एक ताम्रपाषाण बस्ती। तो इनाम गांव कोई जगह है जहाँ की जो कि एक ताम्र यानी तांबा, कॉपर, और पाषाण यानी स्टोन यानी लिथिक। तो चैल्कोलिथिक सेटलमेंट यानी जिस समय लोग स्टोन और कॉपर का यूज़ करते थे उस समय का एक सेटलमेंट था इनाम गांव। तो आज के इनाम गांव पर वहाँ मिला है ऐसा। देखिए, जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। तो जिस समय इंडिया के नॉर्थ वेस्ट यानी जो पंजाब राजस्थान का इलाका है वहाँ जो है और उससे आसपास जो भी एरिया है वहाँ पर वेद वहाँ लिखे जा रहे थे उस समय, यानी आर्यों के द्वारा। उस समय पश्चिम भारत में यानी कि वेस्टर्न इंडिया में एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इनाम गांव की पहचान करें तो आप वहाँ पिछला जो मैप था उसमें देखेंगे, वहाँ आपको एक इनाम गांव साइट मिल जाएगा महाराष्ट्र के पास। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती थी। तो कोई घोड़ नदी है वहाँ, उस नदी के किनारे एक सेटलमेंट मिला जो कि चैल्कोलिथिक पीरियड का था, यानी जब कॉपर का यूज़ करते थे लोग स्टोन एज में। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, यानी आज से दिया है कि 3600 साल पहले। तो यानी कि अगर उसको AD BC में कहिएगा तो 1600 BC से 700, यानी कि ये कब हो गया, अर्ली वैदिक पीरियड हो गया है ना, अर्ली वैदिक पीरियड, जो वैदिक आर्यों के समकालीन थे, जो कि उसी समय थे जो वैदिक पीरियड था, जो हमारा ऋग वैदिक पीरियड था। इस पुरा स्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इस आर्कियोलॉजिकल साइट को जब यहाँ एक्सकेवेशन किया गया, खुदाई किया गया, तो स्टोन के टूल्स और तो ये मिले, साथ ही साथ कॉपर के भी टूल्स वगैरह वहाँ से मिले हैं। तो जिससे हम जानते हैं कि उस समय कॉपर का यूज़ ये लोग कर रहे थे।
इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे जिसकी छत फूस की बनी होती थी, जिसे गारे से ढक दिया जाता था। तो ये हमें जानकारी मिली है वहाँ स्टडी करने से कि उस समय लोग जो है मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे और उसकी छत पर जो फूस होता है, जो बड़ी बड़ी घास होती है, उसको वो उससे ढक देते थे और जिसे गारे से ढक दिया जाता था, और उसके ऊपर वो लोग थोड़ा सा मिट्टी का मिला हुआ गारा से उसको मतलब वो चिपका दिया करते थे। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ होती थी। तो ये लोग जो है अपने बर्तनों पर नारंगी रंग यानी ऑरेंज कलर्ड ये यूज़ करते थे ज़्यादा पेंटिंग में, और उन पर ब्लैक कलर से जो है कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना देते थे। इनाम गांव के लोग जौ, गेहूं, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे। तो जो जनरल उस समय था वैदिक कल्चर के समय कि जौ, गेहूं, मटर, मसूर एवं धान। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि उनके पालतू पशु थे। जानवर में भी वही सब थे, गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, क्योंकि वहां खुदाई करने में इन्हीं जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते थे। तो हड्डियां कटी हुई हैं, इसका मतलब है कि लोग उनको खाते थे। इनाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। तो इनाम गांव का जो उस समय का चैल्कोलिथिक कल्चर था वहाँ पर, उसको स्टडी करने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो ये है कि वो किस तरह से अपने डेड्स को बरी करते थे। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। तो वहाँ जब खुदाई से मिला कि मकान के आंगन में मिट्टी का एक संदूक बना हुआ था और उसमें उसको डाल के दफना दिया गया था आंगन में। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था, और ये बिल्कुल बस्ती के बीच में बना हुआ सबसे बड़ा जो है मकान था अपने समय का। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिनमें शायद खाने पीने की वस्तुएं रखी होती थी। तो जब इनको दफनाते थे तो उनके साथ साथ कुछ मिट्टी के बर्तन भी रखे रहते थे। कब्रों में मृतक के साथ औजार एवं हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। तो उनके कब्रों में जो है वो औजार भी रखे होते थे, हथियार भी होते थे, गहने भी रखे होते थे। तो मैंने बताया कि उस समय लोग ये मानते थे कि ये मर गए किसी और लोक में जाते हैं, दे आर ट्रेवलिंग टू सम डिफरेंट वर्ल्ड, और वहाँ जाने में इनको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए उनकी सुविधा के लिए लोग उनके साथ उनके कुछ कपड़े जो कि पहनेंगे, खाने पीने की चीज़ें रख देते थे कि भाई भूख लगेगी तो खाएंगे क्या, और कुछ काम होगा, औजार की ज़रूरत पड़ेगी या किसी कोई अटैक कर देगा तो उससे लड़ने के लिए हथियार की ज़रूरत होगी। और जो पुरुषों के या महिलाओं के जो सजने की चीज़ें होती थी, ज्वेलरी होती थी, वो सब भी वो रख देते थे साथ में कि भाई पहनेंगे क्या, सजेंगे कैसे, किसी से मिलेंगे तो ऐसा वो सोचते थे कि दे आर गोइंग टू अनदर वर्ल्ड एंड दे विल लिव देयर। तो उसके लिए उसकी ज़रूरत, लेकिन ये बड़े लोगों के साथ, ये सबके साथ नहीं होता था ऐसा। जो कोई खास लोग होते थे उन्हीं के साथ ऐसा जो होता था, जो कबीले के सरदार होता था, राजा होता था, इस तरह के जो लोग होते थे, क्योंकि सबके लिए तो इतना संपत्ति वगैरह नहीं होती थी। तो ये जो है एक वहाँ बरियल का जो है अलग तरीका हमें देखने को मिलता है इनाम गांव में। तो इस तरह ये हमारा लेसन ख़त्म हो गया है, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे अपने से, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अपने मेमोरी से पढ़ने के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट लेसन है लेसन 7 अध्याय 7 प्रारंभिक राज्य। तो पहले हमने यहाँ जो शुरुआत हुई सिविलाइजेशन की उसके बारे में पढ़ा, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि कैसे लोगों का जो है वो अब जो है सेटल्ड लाइफ शुरुआत हो गई थी। लोग अब एक जगह बस के रहने लगे थे, कबीले बन गए थे, कबीले से जन और जन से जनपद होने लगे थे। यानी कई कबीले के लोग जब एक साथ रहने लगे थे, मिल गए थे, सभी कबीले, कई जन मिल के जनपद हो गए थे, और उनका जो हेड होता था उसको कबीले के सरदार की जगह अब राजा कहा जाता था। वो सब आप पढ़ चुके हैं। तो अब जो है यहाँ से राज्य का कंसेप्ट, यानी कि एक बड़ा राज्य इस्टेब्लिश होने लगा। तो ऐसा जो है ये इसकी शुरुआत हो गई। पहले जन में लोग रहते थे, जहाँ छोटे छोटे फैमिलीज अपने लोग रहते थे, फिर वो मिल के जनपद में रहने लगे, जहाँ कई क्लैंस एक साथ रहते थे। और अब उससे आगे बढ़ा जब बहुत सारे जनपद भी एक साथ बड़ा एरिया हो गया और उसको हमने राज्य कहे जाने लगे। तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों ने अध्याय 6 में वैदिक काल के जन और जनपद के बारे में पढ़ा है। लगभग 3000 वर्ष पहले गंगा नदी घाटी क्षेत्र में, गंगा रिवर वैली, लोहे के बने औजार एवं उपकरण के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए। तो गंगा वैली में आयरन से बने टूल्स और इम्प्लीमेंट्स मिले, जो कि लगभग 3000 साल पहले के मालूम होते हैं। साथ ही मिट्टी से बने एक विशेष प्रकार के बर्तन, चित्रित धूसर पात्र प्राप्त हुए, पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, बताया था मैंने कि जो ग्रे कलर से पेंट किए हुए मिट्टी के बर्तन, उनको ये कहते हैं PGW इंग्लिश में, पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड मतलब पेंट किया हुआ ग्रे कलर से, और वेयर मतलब बर्तन। इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि वैदिक जनों की पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य में भी भागीदारी बढ़ी। तो मैंने बताया था कि अब जो है वैदिक लोग पशुपालन के साथ अब खेतीबाड़ी में ज़्यादा अपना ध्यान और उसी को मेन ऑक्यूपेशन बना लिया था। इस कारण वे पहले की अपेक्षा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। तो अब वे सेटल्ड लाइफ, पहले जो है जानवर चराते थे तो उनके साथ घूमते रहते थे, अब खेतीबाड़ी करने लगे, सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो गई थी। इन आर्थिक परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ। तो अब जब सेटल लाइफ रहने लगे तो वहाँ फिर एक उसमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, रूल्स चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे एक पावर सेंटर्स डेवलप हो गए। छोटे छोटे जन अब जनपद बनते जा रहे थे। तो अब जन जो है, जो क्लैंस हैं, जिनमें एक क्लैन का हेड का चलता था, वो अब मिल के रहने लग गए। तो फिर एक रूलर वहाँ होने लग गया और उसको जनपद कहने लग गए थे। जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। जनपद जो है 3 तरह से ग्रो कर रहे थे। फर्स्ट, अधिकांश जन अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिया, यानी कि ऐसे जन जो थे, यानी क्लैंस जो थे, उनका बहुत साइज बढ़ता चला गया इंडिविजुअल क्लैंस का ही, और वही अपने आप में एक जनपद के बराबर हो गया। जैसे मत्स्य था, मत्स्य प्रदेश था, चेदी था, इन सबको आप मैप में होगा, मैप में देखेंगे कहाँ कहाँ है। मत्स्य प्रदेश हो गया, चेदी हो गया, काशी हो गया, कोशल हो गया। ठीक है, तो ये जो है, जो इंडिविजुअल क्लैंस ही इतना बढ़ गया उनका संख्या कि वो अब जनपद के बराबर हो गए। नेक्स्ट हुआ कि कुछ जनों ने आपस में मिलकर जनपद का रूप लिया। कई जन मिल के आपस में एक साथ हो गए और वो जनपद का रूप ले, जैसे पांचाल पढ़ा था हमने कि पांचाल जनपद। और तीसरा है कि अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए गए। मगध द्वारा अंग की विजय इसका उदाहरण है। और कई क्या हुआ जनपद की, भाई जो पावरफुल कुछ जन थे, उन्होंने दूसरे कमज़ोर जनों को जीत के अपने मिला लिया और उनका साइज बढ़ता चला गया। तो जीत के जो अपने आप को बढ़ाते गए और जन से जनपद हो गए। तो ऐसे एग्जाम्पल है कि मगध ने जो है अंग ये दोनों जनपद थे, मगध और अंग तो जन थे। तो मगध ने जो है अंग को जीत लिया, मिला लिया, तो अब अंग मगध का हिस्सा और मगध एक जनपद बन गया, बड़ा हो गया। तो इस तरह यानी 3 तरह से जनपद बने। एक अपने आप अपना साइज बढ़ के, दूसरा
कई साथ मिल गया। तीसरा कि जो दूसरों को कैप्चर करके मिला लिया अपने में अपना साइज बढ़ाने के लिए, ये हो गया। अब है इसके बाद महाजनपदों का विकास। जनपद से भी जो बहुत बड़े होते चले गए महाजनपद, उनका विकास कैसे हो? लगभग 2500 वर्ष पहले, देखिए 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। वैदिक पीरियड जो था उस समय कुछ जनपद जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, बड़े हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो इनको जो है महाजनपद कहा जाने लग गया था। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। तो अब जब हम उस समय के कुछ ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, तो उसमें हमें पता चलता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे देश में। इनमें अंग, मगध, काशी, कोसल, वत्स, अवंती, वज्जी, मल्ल आदि मुख्य महाजनपद थे। तो ये जो है मेन इसमें जो जनपद थे, ये इनका नाम अभी हमने पढ़ा, अंग, मगध, काशी, कोसल, वत्स, अवंती, वज्जी, मल्ल। इसका आप लोकेशन देखेंगे मैप में। इनमें कुछ महाजनपद आधुनिक बिहार की सीमा में भी स्थित थे। इसमें जो है कुछ महाजनपद आज के बिहार में कौन कौन है, कुछ बता सकते हैं? अंग हो गया, मगध हो गया और वज्जी हो गया। ठीक है, ये तीनों जो है आज के हमारे, तो अंग हो गया भागलपुर साइड का एरिया, मगध इधर जहाँ हम रह रहे हैं पटना और यहाँ आसपास साउथ में हो गया, और वज्जी हो गया इधर आपका गंगा पार। ठीक है, यानी हाजीपुर और जो मतलब वैशाली, ये सब वज्जी में आता था। हाँ, याद कर लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। याद हो जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है ऐसा कि याद करना पड़े। वो आप मैप में देख लेंगे अपने आप थोड़ा सा मैप ध्यान से देखिएगा, कई बार ना दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ आपको नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ आपको जैसे दिया हुआ है, देख सकते हैं कि मगध, तो मगध जो हमारा बिहार का और जो एरिया है मगध, उसमें उधर चला गया थोड़ा आगे बॉर्डर के साइड उधर, तो अंग हो गया। भागलपुर और उससे आगे का एरिया जो है उधर अंग हो गया उधर। फिर ऊपर जाते हैं तो मैंने बताया कि जो वैशाली का एरिया है वो जो है वज्जी था, वज्जी। उसके बाद ऊपर आप काशी तो आज जान ही रहे हैं, काशी है। फिर वत्स हो गया बीच में, जो यूपी और एमपी का एरिया है वत्स, और उसके बाद चेदी, अवंती, अवंती है, उज्जैन उसका था कैपिटल। मत्स्य हो गया उसके ऊपर, और फिर ऊपर जो है आप देख सकते हैं यूपी में कोसल जो है ना, वहीं के ये थे आपके क्या नाम है, गौतम बुद्ध जो है कोसल के राजा के बेटे थे। फिर उसके ऊपर हो गया मल्ल, उधर है फिर पांचाल, और ऊपर हो गया कुरु, और उसके उधर उधर चला गया गांधार, अफगानिस्तान साइड। ठीक है, और नीचे है अशमक, बीच में सेंट्रल इंडिया में अशमक। तो ये सब जो है देख सकते हैं यहाँ आप। तो सबका ने एक अपना बिहार और कुछ इम्पोर्टेंट जो है उनको आपको जानना है। नेक्स्ट पेज आते हैं। महाजनपदों में शासन का रूप एक जैसा नहीं था। तो जो भी अलग अलग ये 16 महाजनपद थे, उनमें एक ही तरह का गवर्नमेंट सब जगह नहीं था।
कुछ में राजतंत्रात्मक शासन था, यानी कुछ में जो है वो मोनार्की था, जहाँ की राजा और उसका फिर बेटा इस तरह से शासन चलता था। तो कुछ में गणतंत्रात्मक, कुछ में रिपब्लिकन भी था, यानी कि जो कुछ लोग मिल के चुनते थे। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत अथवा पैतृक था, यानी कि जहाँ मोनार्की था वहाँ जो पोस्ट था किंग का, द टाइटल या पोजीशन ऑफ किंग वाज हेरिडिटरी, कि भाई जो राजा है उसका अगला जो बड़ा पुत्र होगा वही बनेगा। महाजनपदों की राजधानियां शासन का केंद्र थी, और ये इनका रूल गवर्नमेंट कहाँ से चलता था? राजधानी से चलता था। राजधानियों में राजा, सेना एवं राजा के कर्मचारी रहते थे। राजधानी में कौन रहते थे? राजा रहता था, सेना रहती थी कुछ, और राजा के कर्मचारी लोग रहते, इसलिए उसको राजधानी कहते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, जो लकड़ी, ईंट और दीवार, पत्थरों की दीवारों से घिरी होती थी। तो कई जगह राजधानियों में किले बने होते थे, उन किले के अंदर में ये राजा और उनके ऑफिसर्स रहते थे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। तो ऐसा लगता है कि अपने प्रोटेक्शन के लिए किले बनाए गए थे। महाजनपदों के राजा ने स्वैच्छिक नजराना के बजाय अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो जब महाजनपद आ गए एग्जिस्टेंस में, तो पहले जो अपने मन से गिफ्ट्स वगैरह देते थे राजा को, उसकी जगह अब हो गया कंपलसरी टैक्स, कि आपको टैक्स जो है वो पे करना ही करना है। विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोगों, जो लोग भी आर्थिक गतिविधि करते थे, जैसे कृषक, खेत किसान, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, आखेटक, शिकारी, तो इनसे जो है ऐसा करने के लिए उनके एवज में एक डेफिनेट टैक्स वसूला जाने लग गया। फसलों पर उगाया जाने वाला कर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग किसान था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टैक्स था दैट वाज रिलेटेड टू क्रॉप्स, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फार्मर्स हुआ करते थे। प्रायः उपज का छठा हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो जो उपजता था उसका छठा हिस्सा राजा के लिए जो है वो देना होता था कंपलसरी, और इस हिस्से को भाग कहते थे। कारीगरों, बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। और जो इस तरह के लोग थे जो अपना कामकाज करके पैसा कमाते थे, जैसे कारीगर हो गए, बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई, तो महीने में एक दिन इनको राजा के लिए फ्री में काम करना होता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, और जो व्यापारी सामान खरीदते बेचते थे उनको भी उस पर टैक्स देना होता था। करों की वसूली से राजा समृद्ध होने लगा। तो जब टैक्स मिलने लगा तो किंग जो है वो अमीर होने लग गए। राजा अपने कार्यों को सुगमता से कर सके, इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। तो राजा को भाई कामकाज करने के लिए लोगों की जरूरत होती थी। वे नियमित वेतन देकर, अच्छा, डिस्टर्ब हो रहा है क्या? हम्म हम्म हम्म। तो ये नियमित वेतन देकर सेना एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने लगा। ईयरफोन नहीं रखे हैं? ईयरफोन लगाए हुए नहीं हैं? लगा लीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
हाँ हाँ, ईयरफोन में आवाज़ आपको बाहर से नहीं ना आएगा। हाँ चलिए। हाँ तेज बजा रहा होगा सब। हम्म। आइए। तो अब क्या है कि राजा को अपने कामकाज करने के लिए स्टाफ की, कर्मचारियों की ज़रूरत होती थी। तो ये क्या करते थे, वे नियमित वेतन देकर सेना एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने लगा। तो वो क्या है, अपने कामकाज, अपने प्रोटेक्शन के लिए सैलरी देकर सेना और कर्मचारियों की नियुक्ति करने लग गया राजा जो है। तो अपने लिए वो एक रेगुलर स्टाफ वो अपॉइंट करता था रेगुलर सैलरी पर, और आर्मी मेंटेन करता था। ये लोग राजा के प्रति वफादार एवं उत्तरदायी होते थे। तो ये लोग जो कि स्टाफ होता था राजा का और आर्मी होता था, वे राजा के प्रति लॉयल होते थे और रिस्पॉन्सिबल होते थे। वेतन का भुगतान संभवतः, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो वेतन का भुगतान जो है वो सिक्के इशू किए जाते थे। तो उन सिक्कों को पर उस पर जैसे कुछ मोहर मारा हुआ रहता था राजा की पहचान के तौर पर, तो वो जो सिक्के होते थे उन्हीं में इनको भुगतान किया जाता था सैलरी का जो। नेक्स्ट है मगध का उत्थान। ठीक है, अब राइज ऑफ मगध, कैसे मगध आगे बढ़ा, फैलता चला गया, बड़ा होता चला गया। नहीं, इमेंसिपेशन का अलग मतलब होता है। इमेंसिपेशन का मतलब होता है कि किसी, जब हम पर्सन की बात करते हैं कि वो बुरी हालत से जब उसका सुधार होता है, उसको इमेंसिपेशन कहते हैं। और यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है, राइज की बात हो रही है। इमेंसिपेशन, देखिए इमेंसिपेशन जो है वो, बहुत आवाज़ आ रहा है। इमेंसिपेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, और इसका सेंस होता है कि जब कोई बहुत बुरी हालत में हो, तकलीफ़ में हो, और उसकी तकलीफ़ को दूर कर दिया जाए, उसकी जो है परेशानी को दूर करके उसका अच्छा कंडीशन हो जाए, उसको इमेंसिपेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी प्रोग्रेस किसी का भी हो सकता है, किसी गवर्नमेंट का हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, या किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। तो यहाँ हम मगध का उत्थान, मगध जो स्टेट उस समय था, मतलब महाजनपद था, उसके प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। देखिए, मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल, जिसका कि मुख्यालय गया तक था। तो पटना और गया, ठीक है ना, ये जो है आपका कमिश्नरी बोलते हैं, प्रमंडल। तो इस क्षेत्र में जो है पहले शुरुआत में जो है मगध फैला हुआ था। मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहे की खानों का योगदान था, जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। तो मगध का डेवलपमेंट जो हुआ, राइज हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि इसके आसपास लोहे की खानें थी। तो लोहे का डिस्कवरी हुआ और लोहे का इस्तेमाल करके लोग हाई स्टैंडर्ड, अच्छे स्ट्रॉन्ग वेपन्स का बनाने लग गए, और जिससे कि लड़ाई लड़ने में और जीतने में बहुत इनको फ़ायदा हुआ। मतलब वो लड़ाई में ही नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर में भी जैसे टूल से औजार है, तो वो बहुत लोहे के मजबूत होते थे, जिनसे कि खुदाई अच्छे से हो जाती थी। तो खेतों के जो जुताई और जो भी कुछ है, तो उसमें तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी मदद मिली। लोहे का तो यूज़ है, मल्टीपर्पज़ यूज़ है, और यहाँ लोहे के खान बहुत थे। मगध का राज्य गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वर एवं उपजाऊ था। साथ ही साथ क्या है, गंगा रिवर वैली में बसा हुआ था, तो जिसके कारण यहाँ की मिट्टी जो थी वो बहुत उपजाऊ थी। ठीक है ना, तो वो भी एक कारण था कि भाई
इकोनॉमी इसका डेवलप होता गया क्योंकि बहुत उपजाऊ ज़मीन थी। कृषि की समृद्धि एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी। तो चूंकि एग्रीकल्चर यहाँ खेतीबाड़ी बहुत डेवलप कर रहा था और साथ ही साथ हम यहाँ एम्पायर भी, मतलब एम्पायर कर रहे हैं, दूसरे टेरिटरी भी जीत रहे थे, तो इसलिए जो रूलर था उसके लिए मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, खूब रिसोर्सेज थे। इस क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। तो इस एरिया में जो है आपका व्यापार और जो है ये प्रचार भी खूब था, व्यापार था और बिजनेस जो था। हाँ, मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना आसान था। यहाँ क्या है कि जंगलों में हाथी थे और हाथी का युद्ध जो है में लड़ाई में इस्तेमाल करते थे और वो आसानी से युद्ध जीत लेते थे। तो ये भी एक फैक्टर था कि यहाँ एलिफेंट्स वर अ मेजर फैक्टर इन द वॉर्स। तो एलिफेंट्स का यूज़ करते थे जो कि यहाँ काफ़ी आसपास के जंगलों में पाए जाते थे। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। फिर एक था क्या, इसके आसपास चारों तरफ एक नेचुरल सिक्योरिटी का भी इसका था अवेलेबल। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई थी। एक नेचुरल सिक्योरिटी का काम करते थे कि जैसे राजगीर जब राजधानी थी तो वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो इसलिए उसको अटैक करना मुश्किल होता था। और पाटलिपुत्र जो है, पटना जो है, ये इसके नदियाँ थी इसके आसपास चारों हर तरफ, तो इसलिए भी इसको अटैक करना मुश्किल था। तो ये नेचुरल इसके सिक्योरिटी था। इसके अतिरिक्त मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे योग्य शासक हुए जिन्होंने अपने साहस और शक्ति से राज्य का विस्तार किया। और साथ ही साथ बड़े केपेबल रूलर्स भी हुए, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद नंद वंश का था। तो ऐसे बड़े बड़े रूलर्स हुए जिन्होंने अपने करेज से और अपने स्ट्रेंथ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई किया और मगध को बड़ा एम्पायर बनाया। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर था मगध का वो था बिंबिसार। अभी देखिए एक टीवी पर मूवी आ रही थी, वो भी बिंबिसार है, साउथ की मूवी, ठीक है। तो उसमें दिखाया है कि उस समय का एक राजा है साउथ का जो कि मॉडर्न पीरियड में आ जाता है एक आईने से। खैर, बिंबिसार जो है ये एक बहुत उस समय का फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट किंग था मगध का, दैट वाज बिंबिसार। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो नहीं, अशोक के नहीं, वो बिंदुसार थे, ये बिंबिसार। हाँ, बिंबिसार है ये, और वो थे बिंदुसार, उसके दादा थे अशोक के। तो आगे आएगा, अभी हम देख रहे हैं। तो बिंबिसार जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध। उसने क्या किया, अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए कि उसका कोई उससे लड़ाई न करे, तो उसने जो आसपास में बड़े घराने थे, जैसे कौशल था जनपद और लिच्छवी जनपद था जो हमारे वैशाली एरिया में, इन सब के घरानों के साथ उसने शादी ब्याह कर लिया था, तो ताकि उससे फैमिली रिलेशंस हो जाए तो हमें आपस में लड़ना नहीं पड़े। समझदारी थी। अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। और ईस्टर्न यानी कि मगध के, मैंने बोला था कि भागलपुर और उससे आगे का एरिया जो है अंग जनपद कहते थे, तो अंग को उसने जो है अटैक करके मिला लिया मगध में। अंग देखिए, अंग ही का राजा था कर्ण। जब दुर्योधन ने कर्ण का प्रेस्टीज करने के लिए उसको राजा डिक्लेयर किया था,
तो उसको अंग का राजा बना दिया था। तो यही अंग है जो कि भागलपुर से आगे का एरिया है, भागलपुर भी उसमें आता है, अंग कहते थे। तो अंग को अटैक करके उसको मिला लिया था अपने मगध में ही, तथा गंगा नदी के मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। और जो गंगा नदी से जो ट्रेड होता था नदी में के रास्ते, उस पर भी जो है टैक्स वगैरह वसूल के या ट्रेडिंग करके तो मगध काफ़ी प्रॉस्परस हो गया। इससे राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हुई। तो इससे जो है मगध का जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज काफ़ी बढ़ता गया। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, देखिए अब ये सब पूछता है अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। उसने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया। अब इसने क्या किया, जहाँ इसके पिता ने शादी ब्याह करके एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया था, इसने उनको अटैक करके उनको अपने में मिला जीत लिया। तो कौशल और वज्जी संघ यानी वैशाली इधर एरिया था, उसको कौशल के राजा प्रसेनजित को युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया। प्रसेनजित थे जो कि जिनका खैर, तो कौशल के राजा प्रसेनजित को युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर जीत लिया। और फिर क्या किया, फूट डलवा दिया। वज्जी संघ जो था एक फेडरेशन टाइप का था, ग्रुप ऑफ स्मॉल क्लैंस था, तो उनमें फूट डलवा दिया कि ताकि यूनाइटेड नहीं रहें, और यूनिटी खत्म तो फिर उनको अटैक कर दिया। अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई। उसी तरह एक अवंती राज्य आपने देखा मध्य प्रदेश में था, यूपी एमपी में, उसको वो देखता था कि दुश्मन, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए उसने राजगीर की जो है पूरा किलाबंदी, वहाँ राजगीर का किला बनवाया, जिसके अवशेष आज भी उसके रिमेन्स हम देखते हैं। उसने गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटली ग्राम में सैनिक छावनी का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। तो यहाँ ये जो था हमारा पटना जो एरिया है, पहले राजगीर हुआ करता था मगध का राजधानी। तो यहाँ पर इन नदियों के बीच में गंगा नदी एक तरफ से गंडक और सोन नदी के तीनों के जहाँ संगम एक तरह से है, उसमें उसने सैनिकों के लिए एक बेस बनाया था, बेड़ा बनाया था, सैनिक छावनी, कैंट, और यही डेवलप होते होते आज का हमारा पटना बन गया। तो पाटली ग्राम नाम से उसने शुरू किया था, सैनिक छावनी बनवाया था अजातशत्रु ने, जो आगे चल के पाटलिपुत्र बन गया। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना। देखिए नाम आया, उदयन का नाम अक्सर सवाल आता है। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी, तो ये आता है अक्सर सवाल कि पाटलिपुत्र या पटना सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने बनाया था अपनी राजधानी फर्स्ट। उससे पहले राजगीर हुआ करता था मगध का राजधानी। तो ये भी आया है बहुत बार सवाल, और आगे भी आ सकता है। उसके काल में मगध और अवंती की शत्रुता काफ़ी बढ़ गई थी। तो उदयन के समय में मगध और अवंती के बीच में काफ़ी दुश्मनी हो गई थी। उस समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। उदयन ने कई युद्धों में अवंती को हराया, फिर भी अवंती मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। तो वो मगध में उसको शामिल नहीं कर सका, युद्ध में हराया लेकिन मिला नहीं सका। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। उसके बाद आया राजा शिशुनाग, तो उसने फाइनली अवंती, वत्स और कौशल को जीत लिया। मगध के अंतिम नंद शासक धनानंद, फिर नंद वंश का यहाँ राज चला, जिसका कि अंतिम शासक था धनानंद। तो मगध के अंतिम नंद शासक धनानंद के समय यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण, जिस समय धनानंद यहाँ था रूलर, उसी समय सिकंदर ने अटैक किया था इंडिया पर।
लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया। लेकिन उस समय अलेक्जेंडर जब आया तो उसकी सेना मगध पर इनकार करने से आक्रमण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत थक चुके थे। सिंधु नदी पार करने में, एक तो बहुत दूर से आए थे एक लंबा कैंपेन करते हुए, तो वो थक चुके थे। और उसके बाद सिंधु नदी पार करने में, क्योंकि इस एरिया का उनको नहीं था और मच्छर वगैरह इतने थे काट काट के, और मतलब बहुत वो परेशान हो चुके थे, थक हार चुके थे, बीमार हो गए थे। तो अब उनमें इतनी एनर्जी नहीं रही थी कि अब एक बड़े फिर एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़े, तो उन्होंने मना कर दिया था और यहीं सिंधु नदी से ही लौटना पड़ा था उसको, सिकंदर को जो है, और फिर रास्ते में ही बेचारा मर भी गया था। तो उसके सेना ने मना कर दिया, क्योंकि मगध के राजा के पास विशाल सेना थी, अब वो लड़ने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं बचा था। धनानंद एक अत्याचारी राजा था। धनानंद जो था, ही वॉज ए वेरी क्रूएल किंग, क्योंकि इसलिए वह प्रजा में काफ़ी अलोकप्रिय था, मतलब लोग चिढ़ते थे उससे। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने धनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। तो ये इसकी भी एक कहानी है कि जो चाणक्य जो था उसका अपमान किया था धनानंद ने, तो चाणक्य ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करके उसको काफ़ी ट्रेन किया और उसको एक फाइटर बनाया, और वो फिर धीरे धीरे सेना जमा करते हुए फिर धनानंद को अटैक किया और हटाकर मगध पर अपना कब्जा कर लिया। मगध की समृद्धि एवं शक्ति की बुनियाद पर मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका अध्ययन आप अध्याय 9 में करेंगे। तो मगध जो है उसमें एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर आगे चल के मौर्य ने, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश किया, जो कि आगे हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक गणराज्य, रिपब्लिक। उस समय गणराज्य थे, कहाँ कहाँ थे, क्या थे, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार में था। कुछ राज्य ऐसे थे जिसे गणराज्य कहा जाता था। कुछ जो ऐसे, जैसे आपने पढ़ा, जन से बने जनपद, जनपद से बने महाजनपद, महाजनपद से आगे फिर जो है राज्य बने। तो कैसे बने कि कुछ अपने आप में बड़े होते चले गए, कुछ आपस में मिल गए, और कुछ जो है जीत कर बड़े होते चले गए दूसरों को। तो जो लोग आपस में मिल के कुछ बनाए थे, उनको, उनमें से जो है गणराज्य कुछ होते थे। तो कुछ राज्य ऐसे थे जिसे गणराज्य कहा जाता था। शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोलिये, मौर्य आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे। तो गणराज्य उस समय जो आते थे, यानी ये था कि किस तरह वहाँ शासन चलता है, गवर्नमेंट चलता है, हुक्म चलता है। तो उसके आधार पर कुछ जो है वो राजशाही राजतंत्र होते थे, मोनार्की होते थे, और कुछ रिपब्लिक्स होते थे, गणराज्य होते थे। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट थे? शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोलीय, मौर्य। यहाँ की शासन व्यवस्था अलग तरह की थी, जिसे गण या संघ कहते थे। तो यहाँ कोई एक रूलर नहीं होता था, बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था जो कि आपस में बातचीत करके वो चलाते थे शासन। उसे गण कहते थे या संघ कहते थे। गणतंत्र में शासन के प्रधान का चुनाव होता था, और यहाँ क्या है, लोग चुनते थे कि रूलर कौन होगा। हालांकि रूलर होता था, चुनते थे, लेकिन रूलर से ज़्यादा जो काउंसिल होता था, जो ग्रुप ऑफ पीपल होता था, वो पावरफुल होता था। और उसके
उसके एग्रीमेंट के बिना कोई भी फैसला राजा नहीं कर सकता था। तो अधिकतर ऐसे गणराज्य छोटे आकार के होते थे, अतः यह आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते थे। तो ये गणराज्य आपस में मिल के एक बड़ा ग्रुप बना लेते थे, संघ कहते थे उसे। मगध के निकट वज्जी संघ था, उसी तरह एक संघ था मगध के नजदीक, दैट वज्जी संघ, जो वैशाली और उसके आसपास का एरिया था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो मानचित्र में वज्जी संघ की पहचान करें। आप मैप देखेंगे उसमें आपको दिख जाएगा वज्जी और उसमें कौन कौन से थे महाजनपद। वज्जी संघ 8 गणों का संघ था। तो ये 8 जो है छोटे गणों का एक ग्रुप था, जिसमें लिच्छवी, विदेह और वज्जी प्रमुख थे। जिसमें मेजर जो थे वो थे लिच्छवी, विदेह और वज्जी। वज्जी संघ में विभिन्न गणों के राजाओं की एक सभा होती थी। तो वज्जी संघ किस तरह चलता था कि जो भी उसके ग्रुप मेंबर्स, जो गण होते थे, उनके एक सभा होती थी उनके हेड्स की। ये राजा विभिन्न अवसरों पर एक साथ एकत्र होते थे, सभाओं में बैठकर आपस में विचार विमर्श और वाद विवाद के माध्यम से निर्णय तक पहुंचते थे। तो इनका जो है मैंने बताया कि आपस में ग्रुप में डिस्कशन करके कोई फैसला होता था। छोटे छोटे जो क्लैंस के अपने हेड होते थे वो सब मिल के एक साथ और आपस में बातचीत करके कोई फैसला करते थे। वज्जी संघ में लोक मत से शासन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, और ये इनका जो रूल होता था वो लोगों का भी एडवाइस लेके ये लोग कोई फैसला करते थे, ऐसा वहाँ टेंडेंसी था। गणों के प्रमुख या राजा नियमित तौर पर मिल बैठकर पूरे संघ के बारे में निर्णय लेते थे, इस कारण इसे गणराज्य कहा जाता है। तो जो भी ईच इंडिविजुअल क्लैंस के जो हेड होते थे वो सब मिल बैठ के आपस में और फिर तय करते थे कि ग्रुप का डिसीजन क्या होगा। तो इसलिए इसको रिपब्लिक हम कहते हैं। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। अब देखिए, वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। लिच्छवी एक इंपॉर्टेंट उसका क्लैन था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। तो ये वैशाली और मुजफ्फरपुर में फैला हुआ था। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफी शक्तिशाली थे। तो बिंबिसार का जब समय था उस समय लिच्छवी काफी पावरफुल था गण। यहाँ का राजा चेटक था। उस समय एक चेटक राजा हुआ करता था यहाँ। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर मैत्री संबंध स्थापित किया। तो आपने भी पढ़ा था कि बिंबिसार ने शादी कर लिया था लिच्छवी में। तो चेटक ने अपनी बेटी का शादी बिंबिसार से कर दिया और आपस में फैमिली रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया। मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त किया था, और बिंबिसार का जो बेटा था उसने लिच्छवियों पर अटैक करके जीत प्राप्त किया था। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा। तो जीत लिया था लेकिन मिला नहीं पाए थे, और वो अपना इंडिपेंडेंट फिर भी रूल चला रहे थे आज से 1500 साल पहले तक। गुप्त राजा चंद्रगुप्त ने भी एक लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था गुप्त राजा, ये मौर्य नहीं, गुप्त किंग की बात कर रहे, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त ने भी एक लिच्छवी के राजकुमारी से शादी किया था जो है। देखिए, वज्जी संघ और अजातशत्रु। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। ठीक है, एक किताब है बौद्धों की, दीघ निकाय, उससे हमें ये वज्जी संघ का डिस्क्रिप्शन मिलता है
दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। तो इसमें बुद्ध के जो लेक्चर्स हैं वो स्टोर्ड हैं दीघ निकाय में। क्या देखिए, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। अजात शत्रु जो था वो वज्जी संघ पर अटैक करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो उन्होंने अपना मंत्री जो था वस्त्रकार, उसको बुद्ध के पास भेजा कि क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं। तो उन्होंने पूछा वस्त्रकार से बुद्ध ने कि क्या वज्जी की जो सभाएं हैं, जो ग्रुप्स में मीटिंग्स होती हैं, वो रेगुलर रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक। तो बुद्ध को पता चला कि हाँ वो रेगुलर मीटिंग्स करते हैं और सभी लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि वज्जीवासी तब तक वो डेवलप करते रहेंगे, राइज होता रहेगा, जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। जब उनके सभी लोग मिल के और रेगुलर मीटिंग्स करते रहेंगे तब तक उनका डेवलपमेंट होता रहेगा। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, जब तक वो आपस में मिलजुल के सब लोग कोऑपरेट करके काम करेंगे तो वो डेवलप होते रहेंगे। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, जब वो अपने ट्रेडिशंस को ट्रेडिशंस को फॉलो करते रहेंगे। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। अपने बुजुर्ग होते हैं उनका सम्मान करते रहेंगे, उनसे एग्री करेंगे और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, और महिलाओं के साथ वो अच्छा सलूक करेंगे। कहने का मतलब महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। और शहरों एवं गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, यानी कि जो उनका चैत्य कहते थे, जो पूजा पाठ या हाँ ये सब रिलीजियस जो करने का जो प्लेस होता था उसको चैत्य कहते थे। तो शहरों में, गांव में एक तरह से मंदिरों का रख रखाव मेंटेन करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। और साथ ही साथ जो दूसरे धर्म के या दूसरे सोच के, दूसरे सेक्ट के जो संत हैं, यानी अच्छे गुड रिलीजियस पर्सन्स हैं, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनको रोक नहीं लगाएंगे उन पर, तब तक वो डेवलप करते रहेंगे। तो ऐसा बुद्ध ने उस समय कहा था। तो प्राचीन भारत के गणराज्य एवं वर्तमान गणराज्य में आप क्या समानता या असमानता देखते हैं, इसको आपको सोचने लिखने के लिए कहा गया है कि उस समय का जो ये गणराज्य का था और आज हमारा जो भारत गणराज्य है, तो उसमें क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसको सोचने समझने के लिए कहा गया है। और करना है? ठीक, चलिए अभी यहीं तक रहने देते हैं, फिर नया टॉपिक इसमें अर्बनाइजेशन शुरू होगा। अब यहाँ तक देखिए, लग रहा है स्टोरी जैसा है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन इनको याद रखना है क्योंकि ये पीटी में पूछ दिया जाता है। वो लगेगा कि छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन फैक्ट्स को हमें याद रखना है। पीट हाँ, हाँ, और ऑप्शनल में भी आपको सवाल यही सबसे आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शनल के लिए भी और पीटी के लिए भी इस सबको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। कहानी है लेकिन उसको याद रखना है, छोटी छोटी बात कि क्या था।